ब्लैक मंडे, टैरिफ वॉर, ये शब्द अब तक आपने सोशल मीडिया पर सुन ही लिए होंगे। और जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको तो भारी नुकसान हुआ। 7 अप्रैल को सुबह जैसे ही मार्केट खुला, साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट आई। इसके कारण निवेशकों के करीब 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। जापान, हांगकांग समेत अन्य एशियाई बाजारों में भी बड़ी गिरावट देखी गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग ब्लैक मंडे वायरल होने लगा। वैश्विक स्तर पर मंदी की आशंका, अमेरिका, चीन के बीच टैरिफ युद्ध और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने बाजार को झकझोर दिया। सेंसेक्स करीब 4000 अंक गिरकर 71,425 तक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 1160 अंक टूटकर 21,743 पर आ गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कितने देशों में शेयर मार्केट गिरा और क्या इससे आर्थिक मंदी यानी कि इकोनॉमिक शटडाउन हो सकता है? इन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ब्लैक मंडे क्या है। 19 अक्टूबर 1987 अमेरिका के शेयर बाजार डॉव जोन्स में सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट दर्ज की गई थी। उस वक्त 22.6% गिरावट आई थी। उस दिन सोमवार था और शेयर बाजार में एक दिन में इतने बड़े नुकसान को देखते हुए इसे ब्लैक मंडे कहा गया। इस गिरावट का असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं था, इससे यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में भी तहलका मच गया। इसे पहला वैश्विक शेयर बाजार संकट भी कहा जाता है। इस घटना ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। इसलिए इसके बाद से सर्किट ब्रेकर जैसे नियम लागू किए गए। सर्किट ब्रेकर स्टॉक एक्सचेंज पर घबराहट होने वाली बिक्री को रोकने के लिए व्यापार को रोकते हैं। अब इतने सालों बाद फिर से ब्लैक मंडे आया और मार्केट को स्वाहा कर दिया। भारतीय मार्केट की बात करें तो BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी 9 महीने के निचले स्तर पर रह गए हैं। निफ्टी 50 742.85 अंक गिर के 22,161 पर, जबकि सेंसेक्स 2,226 पॉइंट गिरकर 73,137 पर बंद हुआ। कई दिग्गज शेयरों में भी भारी गिरावट आई है। टाटा स्टील 8.08% की भारी गिरावट के साथ नुकसान करने वालों में सबसे आगे रही। इसके बाद L&T 6.56%, टाटा मोटर्स 5.70%, जबकि कोटक बैंक और इन्फोसिस 4.92% और 4.4% तक गिर गए। लेकिन इस सेलिंग आउट के बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.16% की बढ़त के साथ इकलौते फायदे कमाने वाले शेयरों के रूप में सामने आया। अब बात करते हैं कि किस देश में कितना मार्केट गिरा। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध और वैश्विक मंदी के डर ने निवेशकों को बुरी तरह से डरा दिया है। हांगकांग का बाजार सबसे ज्यादा -13.6% टूटा है। जापान के बाजारों में भी 9% से ज्यादा की भारी गिरावट रही। सिंगापुर में -8%, स्वीडन, चीन, स्विट्जरलैंड में -7%, यूरोप के बड़े देश जैसे इटली, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन में भी 6 से 8% तक गिरे। यूके में -5.2% और भारत में भी 4.1% तक की गिरावट आई, जो एशियाई देशों के मुकाबले कुछ हद तक कम रही। मार्केट गिरने पर ट्रंप ने कहा, कभी कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। ये मार्केट में गिरावट सिर्फ मेडिसिन की तरह है जो लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाएगी। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टर्स को सिर्फ नुकसान ही दिख रहा है। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि बाजार इतना लहूलुहान हो गया? अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में चीन ने 10 अप्रैल से अमेरिकी आयात पर 34% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसके जवाब में अमेरिका ने
उतना ही टैरिफ लागू कर दिया, यानी कि जितना चीन लगाएगा उतना ही अमेरिका भी। आसान भाषा में समझे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका में अगर कोई सामान किसी दूसरे देश से आ रहा है तो उस पर कस्टम ड्यूटी अमेरिका उतना ही लगाएगा जितना सामने वाला देश लगा रहा है। जैसे अगर भारत में बने सामान पर भारत 100 रुपए कस्टम ड्यूटी लगा रहा है तो अमेरिका भी उतनी ही भारत पर लगाएगा। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। इससे ग्लोबल मार्केट में भय का माहौल बना हुआ है। इसका दूसरा कारण है वैश्विक मंदी की आशंका। रिलायंस सिक्योरिटी के रिसर्च हेड विकास जैन ने कहा, चीन और जापान के आंकड़े 10% और 8% टूटे। यह आने वाली वैश्विक मंदी के संकेत हैं। लेकिन आखिर वैश्विक या आर्थिक मंदी क्या है? मंदी यानी किसी भी चीज का लंबे समय के लिए सुस्त पड़ जाना। जब किसी देश की इकोनॉमी बढ़ने की बजाय लगातार 2-3 तिमाही घटने लगे तो इसे आर्थिक मंदी कहा जाता है। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं, लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े घटने लगे तो देश में मंदी के बादल मंडराने लगते हैं। मंदी की कंडीशन में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है, लोगों की आमदनी कम होने लगती है, शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की जाती है क्योंकि निवेशक पैसे लगाने से डरते हैं। लेकिन इकोनॉमी एक क्वार्टर में गिरे और दूसरे क्वार्टर में बढ़ने लगे और तीसरे में फिर गिर जाए तो इसे मंदी नहीं कहेंगे। अगला कारण है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। FII ने भारतीय बाजार से 3,483.98 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। आर्थिक मंद से आम लोगों पर क्या असर होता है? किसी भी देश के मंदी की चपेट में आने के कई खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का माहौल बिगड़ सकता है। उपभोग और खरीद बिक्री में कमी से कई कंपनियां बंद हो सकती है। इससे नौकरियां कम हो जाएगी तो लोग बेरोजगार होंगे। आम लोग और कारोबारी आमदनी घटने से कर्ज नहीं चुका पाएंगे और बहुत से लोग दिवालिया भी हो सकते हैं। अमेरिका के चलाए गए टैरिफ वॉर से केवल बाकी देशों को ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी मंदी आ सकती है। जब कोरोना आया था तो लगभग सभी देशों का मार्केट गिर गया था। अनुमान लगाया गया था कि अमेरिका में भी मंदी आएगी, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन अब अमेरिका के हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। इसके 3 सिग्नल सामने आए हैं: बेरोजगारी, कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स नीचे गिरना। फाइनेंस सर्विस कंपनी जेपी मॉर्गन के सीनियर इकोनॉमिस्ट ने अमेरिका में मंदी आने की संभावना को 40% कर दिया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के आखिर तक अमेरिका में मंदी आ सकती है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कहा, ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड का दौर अब खत्म हो चुका है। अब दुनिया एक नए युग में जा रही है जो खतरनाक होने वाला है। इस मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग ने चेतावनी दी कि टैरिफ से वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है और यह एक बड़े ट्रेड वॉर को जन्म दे सकता है। उनका मानना है कि इससे सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा, टैरिफ समस्या का सिंगापुर जैसे छोटे और व्यापार पर निर्भर देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा। दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका में अगर मंदी आई तो इससे दुनिया पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इससे हम झुठला नहीं सकते। इसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हैं। अगर अमेरिका मंदी की चपेट में आया तो दुनिया के बड़े हिस्से का प्रभावित होना तय है। इसका अनुमान इससे लगा सकते हैं कि अभी केवल अमेरिका में मंदी का अनुमान लगाया गया था, जिससे ही भारत समेत एशिया के कई
देशों में बाजार धड़ाम से गिर गया। अगर अमेरिका में मंदी आई तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? अमेरिका में अगर मंदी आई तो हमारा एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा, हमारी डिमांड कम हो जाएगी, भारत की इकोनॉमी में भी कमजोरी आएगी, इसका असर हमारी बचत पर भी पड़ेगा। हालांकि अगर हमारी अर्थव्यवस्था अपनी डिमांड को मेंटेन रखे, खास तौर से गरीबों की डिमांड चलती रहे, तो मंदी का असर कम होगा। ऐसा पहले हो चुका है, वो हुआ था मनमोहन सिंह के समय। मार्केट में गिरावट का असर भी देखने को मिला। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें 8 अप्रैल से लागू हो गई है। मार्केट गिरने से सोने चांदी की कीमतों पर भी असर पड़ा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की मध्य प्रदेश शाखा के मुताबिक 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम के भाव में 2,613 रुपए की गिरावट आई। इस हिसाब से सोने के दाम गिरकर 88,401 पर आ गए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 91,014 रुपए थी। यही नहीं, चांदी के दाम भी गिरे हैं। 1 किलो चांदी की कीमत में 4,535 रुपए की गिरावट आई, जिसके चलते अब 1 किलो चांदी की कीमत 88,375 रुपए हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 92,910 रुपए प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी के भाव 1,0934 और 3 अप्रैल को सोने के 91,205 का ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि सोने और चांदी के दामों में और भी गिरावट आ सकती है। एक रिपोर्ट की माने तो सोना 56,000 रुपए तक आ सकता है। मार्केट गिरने के चंद मिनटों में भारत को करीब 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने अमेरिकी टैरिफ का आधार बनाकर टेरिफाइंग शब्द का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मोदी और ट्रंप अपनी ही इकोनॉमी को आघात पहुंचाने में माहिर हैं। यूरोपीय संघ अभी इस बात पर एकमत नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ कितनी सख्ती दिखानी चाहिए, लेकिन उसने कहा है कि वह बातचीत के लिए तैयार है और जरूरत पड़ी तो जवाब भी देगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने बताया कि ईयू ने अमेरिका को एक प्रस्ताव दिया है जिसमें औद्योगिक सामानों पर दोनों तरफ से 0 टैक्स लगाने की बात कही गई। अब ये जान लीजिए कि आगे क्या होगा। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टैरिफ युद्ध से ग्लोबल इन्फ्लेशन और विकास दर प्रभावित हो सकती है। ऐसे में निवेशकों को सलाह दी जाती है कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ निवेश करें और फिलहाल डिफेंसिव सेक्टर जैसे एफएमसीजी, फार्मा पर ध्यान दें। एडलवाइस की राधिका गुप्ता ने सलाह दी कि अपने पास इमरजेंसी फंड रखें, शांत रहें और आगे बढ़ें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।